नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी लड़ाई इंडिया पर आई। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई अब एक दूसरे को देश विरोधी बताने पर आ गई है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह से जोड़ रहे हैं, तो अब बीजेपी ने राहुल के इंडिया स्टेट से फाइट वाले बयान को देश विरोधी बताया है और उनसे माफी मांगने को कहा है। हालांकि इस बयानबाजी के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इसी बयान पर देश के साथ प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ रहा है। बीजेपी और आरएसएस को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ये भी कह गए कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। हालांकि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट से मतलब शायद राज व्यवस्था से था, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को लपकने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी भूल गए हैं कि वो भारतीय लोकतंत्र में दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस जब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है और राहुल गांधी इसके सिरमौर हैं। राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में नीतियों पे कुछ बोला जाए, बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता तो किसी दृष्टि से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मान के चलता हूं कि उनको ये समझ में आएगी और माफी मांगेंगे। बीजेपी तो राहुल के बयान को देश विरोधी बताने पर तुली है। दरअसल राहुल गांधी के साथ कांग्रेस हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची आजादी वाले बयान को देशद्रोह से जोड़ रही थी और राहुल गांधी का ये बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। हालांकि अब बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। तो व्यक्त करना चाहिए अमित शाह जी को बाबा साहब का अपमान करने वाले बयान पर। खेद तो व्यक्त करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के कई सारे बयानों पर। लेकिन अगर मोहन भागवत जी देश के स्वतंत्रता संग्राम, जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई, जो लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, उसकी अगर तुलना एक धार्मिक स्थल के कोर्ट में लड़ी गई लड़ाई से करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम संग्रामियों का और शहीदों का वर्ग है जिसको आप अपमानित करेंगे। तो देश को 47 में क्या मिला था? क्या देश गुलाम था? कि किस तरह का बयान है? कुल मिलाकर कही तो बीजेपी और आरएसएस को घेरने का दाव अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ देश विरोधी बातें करने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा ही प्रयास कांग्रेस का था, लेकिन राहुल के बयान से उनकी रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। खैर, कौन देश विरोधी है, कौन सच्चा हितैषी, इस पर शुरू हुई सियासत और क्या क्या रंग दिखाएगी? क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और कैसे कांग्रेस इस मामले से निपट पाएगी, ये सवाल भी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी और आरएसएस को घेरने का दाव कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी राहुल के बयान को अलग एंगल देकर सियासी फायदा लेना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या एक दूसरे को देश विरोधी बताकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चौधरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या बीजेपी और आरएसएस को घेरने का दाव उल्टा पड़ गया? आप राष्ट्र से लड़ रहे हैं और सीएम कह रहे हैं कि देश विरोधी पहचान बन गई है कांग्रेस की। राहुल गांधी इसके सिरमौर हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सीएम तो पहले सौरभ शर्मा का पता कर लें और यदि वो नहीं कर पाते तो माफी मांग के अपने पद से इस्तीफा दे दें। अभी तक उनका जो स्टेट है
वो ये नहीं बता पाया कि ये सोना किसका है, जनता का है कि मंत्रियों का है कि सौरभ शर्मा तो का हम है। सौरभ शर्मा पे तो डिबेट कर रहे हैं, नहीं, सौरभ शर्मा डिबेट नहीं कर रहे, हम स्टेट कर वर्सेस चुके ना नेशन जिस पे दिन छापा डिबेट कर पड़ा रहे था। हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि बयान उन्होंने दिया है तो पहले तो वो अपना स्टेट देख लें। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो एक गंभीर और ऊंचे स्तर की बात है। जिनकी परवरिश और शिक्षा दीक्षा शाखाओं में हुई है, उनसे अनुरोध है कि वो पहले कांग्रेस के बना स्कूल और कॉलेज में जाएं, तब उनको पता चलेगा कि नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। हम जिस स्टेट की बात करते हैं उसमें संविधान के आर्टिकल 12 में स्पष्ट लिखा है कि स्टेट का मतलब होता है राज्य को संचालित करने वाली संस्थाओं से उसका अभिप्राय है, ना कि उसका अभिप्राय राष्ट्र अथवा देश से है। हम कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम ये नहीं कहते कि हम राज्य भक्त हैं। उन्होंने जिस पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है वो पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने स्टेट कहा है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है कि स्टेट पर एक खास विचारधारा, एक फासिस्ट विचारधारा के लोगों को कब्जा हो गया है। और इस बात का सबूत मोहन भागवत का वो बयान है कि जहां वो एक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम को ही देश की सच्ची आजादी मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से भाजपा हमारे नेशन स्टेट को, हमारे राष्ट्र राज्य को एक धार्मिक राष्ट्र की तरफ ढकेल रही है, जैसा कि हमें तालिबान और अभी हाल में बांग्लादेश में देखने को मिला था। हम पुनः यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि स्टेट का मतलब होता है राज्य व्यवस्था से, जैसा कि आपके चैनल ने भी शुरू में कहा कि उनका जो इशारा था वो राज्य व्यवस्था से लड़ने का था, ना कि देश से। चलिए जवाब ले लेते हैं। व्यास जी हमारे साथ मौजूद है। व्यास जी वो कह रहे हैं आप शाखाओं में पढ़े हैं, इसलिए आपकी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस के बनाए स्कूलों में करनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा है, प्रश्न करा है मेरे आदरणीय ने, उसी से इनकी शिक्षा दीक्षा पता चल जाती है। डॉक्टर साहब आप ही के साथ शासन काल में डॉक्टर बने थे, और उसके बाद में अभी जब राम मंदिर वाला मामला हुआ था तो आपकी तरफ से कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी शास्त्रों की, शस्त्र की और विचारधारा। स्टेट और नेशन की बात आपके अंदर सुन लीजिए, स्टेट और नेशन आर्टिकल 12 पढ़ लीजिए ना। आप तो संविधान लेके घूमते हैं। आर्टिकल 12 में क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है बता। अरे आपको नहीं पता ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता इसलिए चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आर्टिकल 12 के अंदर उल्लेख है, आप सुन लीजिए, उसके अंदर स्टेट और सेंटर इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लिया गया है। तो स्टेट ना तो अलग है और ना सेंटर अलग है, आर्टिकल 12 के अंदर उल्लेख है। लेकिन जो लोग आदरणीय राहुल गांधी जी या तो पॉलिटिकली इमेच्योर है और उनके लोग भी, और या फिर ज्यादा सयाने, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो पॉलिटिकली इमेच्योर होना और या फिर ज्यादा सयाना होना। क्योंकि या फिर ये हो सकता है कि व्यास जी कहीं आप अलग एंगल दे रहे हो, जो वो कह रहे हैं विक्रम जी कि एंगल सियासी फायदे के लिए दूसरा दिया जा रहा है आपकी तरफ से। नहीं, इसके पूर्व के बयान भी देखिए ना ब्रजेश जी। इसके पूर्व में विदेश में बैठ के तो कह चुके हैं कि स्टेट्स का समूह है, भारत कुछ भी नहीं है। जो भारत को एक मानने को तैयार नहीं, और उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश से हारे थे तो ये कह चुके थे कि वो लोगों में बुद्धि नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों में बुद्धि नहीं है। वही विदेश में बैठकर डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, ये किसने? पूरी सरकार राहुल गांधी के बयानों पे चल रही है कि आपकी कार्रवाई पे चल रही है? They are not reacting, ये किसने कहा था? आप सुन लीजिए ना धैर्य रखकर। तो या तो राहुल आप गांधी के बयानों पे ही आपकी सरकार दिखाई है ना। अभी गरिमा और पैसा किसका गिर रहा है बताइए? स्टेट विक्रम जी नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ना, उनके बयानों के मायने तो निकाले ही जाएंगे ना सियासी। तो छोटे मोटे व्यक्तियों के समस्या यही है कि इनको आईना नहीं देखना है। जब आईना दिखाया जाएगा, बयानों की बात करी जाएगी, सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़ देना इमेच्योरिटी थी या सयानापन था? बताइए। राहुल जी द्वारा अध्यादेश, पारित अध्यादेश को संसद सत्र के दौरान फाड़ देना, ये सयानापन था या इमेच्योरिटी थी? प्रणब मुखर्जी जी की जो नहीं हुआ था, सुन लीजिए। अरे जी ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे चलेगा? विक्रम जी आप ही के पास आ जाऊंगा, प्लीज एक एक करके बोलिए, तो क्योंकि ये दर्शकों तक आप दोनों की बात स्पष्ट पहुंचेगी, वो अपनी धारणा बना सकेंगे, जो आपका बात आएगी उससे वो अपनी राय बना सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं एक एक करके बोलिए। प्रेम जी आपकी बात पूरी हो गई। प्रणब दा की पुत्री ने अपनी किताब माय फादर डॉटर रिमेंबर्स प्रणब दा, उसमें भी लिखा है कि राहुल जी इज पॉलिटिकली इमेच्योर।
और उसके बाद में लिखा था कि सिर्फ गांधी फैमिली और उस जो घटना हुई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसके लिए भी लिखा था कि पॉलिटिकली इमेच्योर होने के कारण पारित अध्यादेश को फाड़ देना ये कहां तक उचित था। और उसके बाद में कई सारे घटनाक्रम, चाहे वो इल्हान उमर से गोपनीय मुलाकात हो, चाहे वो अंकल सैम और जॉर्ज सोरस की जो है मानसिकता को यहाँ प्रदर्शित करने की बात हो, चाहे विदेश में बैठकर ये कहने की बात हो कि भारत में संविधान खत्म हो गया है, तो आलोचक भी यही रहते हैं और प्रशंसक भी यही रहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में निर्णय आ जाता है तो ये प्रशंसक हो जाते हैं। दिल्ली में यह आलोचक बनकर जो है शराब नीति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जब ईडी सीबीआई कार्रवाई करते हैं तो ये आलोचक बन जाते हैं। तो इस तरह का चरित्र आदरणीय राहुल जी लेकिन व्यास जी की बात करें, क्या स्वतंत्रता तब मिली जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई? इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जिसको लेकर आप उन पर हमलावर हैं? उन्होंने इसी बयान को लेकर कहा था। नहीं ब्रजेश जी, एक और चीज बता देता हूँ, ये तो विदेशों की बातों को कोट करते हैं ना, विदेश में जाके बहुत अपने आपको बिल्कुल आपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। 16 मई 2014 को 18 मई 2014 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। उसके 2 दिन पूर्व में लंदन संडे गार्जियन, सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसने अपने आर्टिकल में एडिटर्स वाले पेज पे लिखा है कि दिस इज द सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, दूसरी आजादी का दिन है। 70 साल ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की व्यवस्था और मानसिकता को नकारने वाली ये पहली सरकार है। तो क्या वो विदेश के लोग भी राहुल जी द्वारा प्रेरित थे या संघ प्रमुख के द्वारा प्रेरित थे? इसीलिए मैंने कहा है कि मानसिकता, तो जो मानसिकता जब समझेंगे ना, जब पूरी तरह से भारतीय होंगे, और यही बात मैंने कहा कि 16 मई 2018 को लिखी गई है, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि मानसिकता के साथ में 2014 के बाद अब छोटा सा जवाब ले लीजिए विक्रम जी से, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। विक्रम जी दीजिए जवाब कि आपके पुराने बयान ये दिखाते हैं कि आपका ये बयान किस दिशा में बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप भले ही आप सफाई दे रहे हो। सफाई नहीं दे रहे, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। सफाई तो वो लोग दे रहे हैं कि उन्होंने, मोहन भागवत ने जो ये कह के पूरे संघ और भाजपा की किरकिरी की है, ये वो मोहन भागवत हैं जो कुछ दिन पहले बच्चे पैदा करने पर उपदेश दे रहे थे। तो आज का जो बयान उन्हीं लोगों के लिए है जो हनीमून पे चले गए बच्चे पैदा करने के लिए, वो वहाँ झंडा वंदन कर सकते हैं। कभी-कभी आप मोहन भागवत के बयान को इतने अच्छे से कहते हैं कि वो डीएनए एक है, वो कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मस्जिदों में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्षमता नहीं है सर इससे। अब बताइए, जो व्यक्ति जो बच्चे पैदा करने की बात करके, एक बात बताइए, आदरणीय राहुल जी की क्या है, जो है आदरणीय सोनिया जी की क्या है, आप उस पर ना जाइए। व्यक्तिगत अगर टिप्पणी करेंगे तो बहुत सारे आरोप है। इल्हान उमर के साथ में अठखेलियां खेलने वाले लोग आदरणीय संघ प्रमुख पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जी को जो है, प्रणब मुखर्जी जी का अपमान करने वाले लोग और प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का अपमान करने वाले लोग टिप्पणी कर रहे हैं। उनको आजादी नहीं मिली। आप ये बताइए कि आज भी कितने दलित मंदिर से बाहर हैं, तो क्या दलितों के लिए अलग से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक सांस्कृतिक धार्मिक महत्व का कार्यक्रम, इसको राजनीतिक आजादी से जोड़कर देखना उनकी बौद्धिकता तो आप तो बड़े जोर-जोर से कह रहे थे हमने भी चंदा दिया, ताला हमने खुलवाया, अब उनको श्रेय ज्यादा मिल रहा है तो दिक्कत हो रही है क्या? विक्रम जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। राजीव जी, क्या राहुल गांधी के बयान को सियासी फायदे के लिए दूसरा एंगल दिया जा रहा है या कांग्रेस का दाव ही उल्टा पड़ गया उस पर? देखिए, राहुल गांधी के बाबत एक बात जो है कि वो जब भी वो बयान देते हैं तो उसके इतने शब्द गूढ़ होते हैं कई बार कि उसके पीछे उनका अर्थ क्या है या अनर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वो उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और इसलिए बयान पे पूरे देशव्यापी प्रतिक्रिया होती है। यदि राहुल गांधी जी ने इसके बाद ये नहीं बोला कि इंडियन स्टेट्स से उनका क्या मतलब है, ये बात एक्सप्लेन कर देते, हालांकि उनका जो अर्थ निकलता है, जिस संदर्भ में उन्होंने भागवत जी के कथन के संदर्भ में कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त से समय हुई है, और उसी में उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट्स से भी है, और इन संस्थाओं पर संस्थान आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो शायद ये हो सकता है उनका कहने का मतलब कि स्पष्ट तो हो गया ना कि जो संस्थाएं हैं, जो सरकार के अधीन संस्थाएं हैं, उनसे भी हमारी लड़ाई है। हाँ, तो इंडियन स्टेट को, कि आप यदि संविधान की बात करेंगे तो संविधान में यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, ना कि इंडियन स्टेट। और संविधान में यदि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जो कहा था कि संघ जो है या परिसंघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम नहीं है,
यह सिर्फ राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक संघ सफल, इसलिए वह संघ है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स दोनों अलग अलग इश्यू हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि माननीय भागवत जी ने जो कहा, जिस प्रकार राहुल गांधी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है इंडिया से क्या संबंध है, उसी प्रकार ये मोहन भागवत जी को हम उनके बयान को ले तो ऑन द फेस तो लगता है कि वो स्वतंत्रता के संबंध में कह रहे हैं कि आदि स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन उसके पीछे उनका गूढ़ अर्थ क्या है, क्योंकि माननीय भागवत जी हम जानते हैं कि वो देश में जब भी कोई कथन करते हैं तो राष्ट्र हित में करते हैं। इसके पीछे उनका राष्ट्र हित क्या है, इसको जनता को उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता को चैलेंज करने की बात है तो हम आज भी कहते हैं कि देश में हमको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है, जिस स्वतंत्रता के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, क्या वो स्वतंत्रता हमको मिल गई है, क्या वो हमें समानता के अधिकार मिल गए हैं? तो स्वतंत्रता पे आज भी हम आरोप लगाते हैं कि वो प्रॉपर स्वतंत्रता है कि नहीं। तो यह बात को इस रेफरेंस में भी देखने की आवश्यकता है कि मोहन भागवत जी ने किस संदर्भ में उस बात को कहा है और उसको भी आगे आगे आम जनता के बीच में उनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो मोहन भागवत जी तो व्याख्या कर गए उसकी कि उनका मतलब क्या है विक्रम जी, लेकिन भावार्थ नहीं समझा पाते हैं राहुल गांधी अपने बयानों का कि भारत एक स्टेट का समूह है। इस तरह के उनके पहले भी बयान आए हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम हो जाता है आपके हिसाब से, या वाकई में जो बीजेपी आरोप लगा रही वो सही है? क्या आपकी असलियत उजागर हो गई है? राहुल गांधी का जो संबोधन है वो भारतीय मनीषा और भारतीय चेतना के लिए होता है, संघियों के लिए नहीं होता है। अब संघियों को तो उनकी बातें ना आज तक समझ में आई थी ना कभी समझ में आएंगी, लेकिन हर भारतीय को उनकी बात समझ में आती है। और जब वो संघियों की भाषा कांग्रेस वालों को समझ में आ जाती है। नहीं, आपके विशेषज्ञ महोदय ने कह दिया है कि मोहन भागवत ने किस संदर्भ में वो बयान दिया था, खुद नहीं समझा पाए हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो उनके बयान को एक लाल बुझक्कड़ के स्तर के मानसिकता के व्यक्ति का जो बयान होता है, हम उस बयान को उसी निगाह से देखते। बात रहे राहुल गांधी की, तो आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो समझिए, एक मामला घटता है वहां देखिए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इंडियन स्टेट के फेलियर की बात कर रहा हूं। इंडियन स्टेट का फेलियर क्या होता है जिससे हर भारतीय को लड़ना चाहिए? यदि इंडियन स्टेट फेल होता है तो कौन लड़ेगा आके मुझे बताइए। आके इंडियन स्टेट ही तो वो संस्था है या वो एजेंसी है जो भारत के लोगों के भलाई के लिए काम करती है। अब इंडियन स्टेट का फेल होना यही कहलाता है कि सीबीआई का पता नहीं, ईडी का पता नहीं, लोकायुक्त का पता नहीं है, सौरभ शर्मा का पता नहीं है। काम कर रहे हैं नहीं, छत्तीसगढ़ में कहाँ तो ईडी ने कार्रवाई कर दी है। नहीं, छत्तीसगढ़ में कर दी, मध्य प्रदेश में कहाँ है? मैं मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व विधायक के छापा पड़ रहा है, वही इनकम टैक्स मार रहा है। हाँ, तो ये भी तो कितनी बड़ी तो इंडियन स्टेट की मतलब यदि वहां मारे तो गलत है, यहाँ मारे तो सही है। बिल्कुल नहीं, संस्थाएं अपना काम कर रही है ना। आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भाजपा का एक विधायक पिछले 20 साल में एक गैर कानूनी चिड़ियाघर अपने घर में बना चुका है। सारे दस्तावेज इंडियन स्टेट की सारे दस्तावेज हैं जो मीडिया में भी आ गए हैं, तो उन्होंने कई बार लिख के दिया है। स्टेट का फेलियर है कि नहीं है ये? इसलिए हम उस इंडियन स्टेट के फेलियर से लड़ने की बात कर रहे हैं। यही लोग कहते थे कि जब पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। अब क्या हुआ है? अब कितनी गरिमा गिरी है? किसकी गिरी है? कि पैसे की गिरी है कि नरेंद्र मोदी की गिरी है? ये आपके विशेषज्ञ महोदय बिल्कुल सही बात कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि अभी निश्चित तौर पे हमको आर्थिक आजादी, समानता के अधिकारों के लिए आजादी, हमको इंडियन स्टेट्स को पूरी तरह जनता की सेवा में लगाने के लिए बहुत काम करना बाकी है। आजादी भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में आती है, तो बहुत सारी आजादी के लिए संघर्ष निरंतर है। ये यहाँ नहीं, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी है। लेकिन हम जिस राजनीतिक आजादी की बात समझ गए, मतलब मोहन भागवत क्या कहना चाह रहे थे, अब समझ में आ गया आपके? नहीं, बिल्कुल आजादी से मतलब ये नहीं था जो आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ स्वतंत्रता। बिल्कुल, तो अभी भी उनको लाल बुझक्कड़ यही मतलब हो सकता है भाई। मंदिर में स्वीकार कर रहे हैं ना दलितों को अलग अलग क्षेत्रों में, तो भाई तो मोहन भागवत कह रहे थे कि भैया आपको आजादी तो मिल गई। तो फिर इस जो महिलाओं को आजादी नहीं मिली, मोहन भागवत से कहलाई कि जिन मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता उनकी आजादी की लड़ाई लड़ना बाकी है क्या? जिन मंदिरों में दलितों को अभी पुरोहित नहीं बनाया गया है, दलितों को प्रवेश नहीं मिलता है, वो आजादी इसके लिए क्या काम करता है? एक कुआ समन्वय भोज कराता है वहां पे, सबके यहाँ से थोड़ी थोड़ी खिचड़ी लेता है, खिचड़ी बनाता है। वो इससे बेहतर कार्यक्रम कांग्रेस करती है, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। जितना आज भी आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ, तो इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार होगी ना विक्रम जी। फिर बीजेपी अकेले 20 साल में जिम्मेदार नहीं हो जाएगी, वो 15 साल में जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे। हम अपनी उपलब्धियों और अपनी असफलताओं के लिए
किसी अन्य को दोष नहीं देते जिस तरीके तो से मानो ना आपकी गलती थी, नहीं तो आप अब तक बेहतर माहौल बना देते, ये नौबत ही नहीं आती, उनको और कुछ और करना पड़ता आगे। किस बात का माहौल बना देते बताइए, कि भाई दलितों को आज भी मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, महिलाओं के साथ आज भी ये हो रहा है, तो आपको सर्वाधिक आजादी के बाद शासन किया ना आपने। आज हम 27 तारीख को महू में जो अभियान चला रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, वो समानता के दृष्टिकोण से चला रहे हैं। आखिर लड़ कौन रहा है इन मनुवादी ताकतों से? कांग्रेस ही लड़ रही है। संविधान को आगे रख के मनुवादी ताकतों से मुकाबला कांग्रेस कर रही है, इसलिए आप ये मत कहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं सर्वाधिक आपने राज किया, तो अब तक तो ऐसी परिस्थिति बननी नहीं चाहिए थी। या ऐसा हो गया कि आपने बेहतर व्यवस्था कर दी और उन्होंने मंदिर के पट बंद कर दिए कि अब दलित नहीं आए, ऐसा हो रहा है क्या? वो भी उससे आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने किया है उससे आगे जा रहे हैं ना, कि पीछे हट रहे हैं? नहीं जा रहे आगे, बिल्कुल आगे नहीं जा रहे हैं। इनकी कुंठा दिखाई देती है कांग्रेस की ऐतिहासिक उपलब्धि पर, जो जिसने ठीक है, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया, व्यास जी आप आगे नहीं जा रहे हैं। दलितों की स्थिति कांग्रेस शासन में जैसी थी उससे और बेहतर नहीं हुई है। मैं आ रहा हूं राजीव जी, आपके पास जवाब ले लेता हूं पहले। जो लोग अंकल सैम और जॉर्ज सोरस की जो है मानसिकता को भारत में लागू करना चाहते हैं, वे यहाँ के भावनात्मक दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते। और रही बात इन्होंने कही कि दलितों की 2011 में 149 सेक्रेटरी से मात्र 2 ST को इन्होंने बनाया था। पूछिए ये दलित विरोधी है या दलितों के साथ में? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहां से आरक्षण समाप्त हो गए, दलित के विरोधी हैं या दलितों के हित चिंतक हैं? उसके बाद में मात्र एक मंत्री 2011 में, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, ST OBC का मात्र एक मंत्री बनाया था। तो आप लोग दलित विरोधी एजेंट, और इसीलिए जनता समझ चुकी है। आप समझे ना समझे, कांग्रेस के मित्र नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए लगभग 15 वर्षों से ऐतिहासिक हार कांग्रेस के आपके राजकुमार के नेतृत्व मिलती जा रही है। ऐसी हार तो मुझे लगता है कि पंडित जी और उनके बाद के कार्यकाल में भी नहीं हुई है, जितनी 15 वर्षों से दुर्गति प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आपके युवराज हैं जो चांदी का चम्मच ले, और राजस्थान में भी तो आपके गहलोत जी बोल चुके थे कि जो है चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग जब तक रगड़ा नहीं लगेगा तो समझ नहीं पाएंगे। पर इतना रगड़ा लग चुका है, उसके बाद भी ना तो वे बयानों से समझ पा रहे, और आप अगर सिर्फ संविधान की बात करेंगे तो अभी आप उनके बयानों को समझ रहे हैं, आप भी तो अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल रहे हैं ना व्यास जी। जैसे वो आपके बयानों का मतलब निकाल रहे हैं, वैसे आप अपना मतलब निकाल रहे हैं सियासी फायदे के लिए। आप भी तो एंगल चेंज कर रहे हैं ना उसका। मैं तो कोर्ट तक कर रहा हूँ, इनकी तरह से सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो विदेश में बैठकर जो बयान दिए गए थे, सभी सरकारी एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है, न्यायपालिका पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है, सरदार जो सिख समाज के हमारे लोग हैं वो कड़ा नहीं पहन पा रहे। बताइए ये इमेच्योरिटी थी या ज्यादा सयानापन था? और संविधान समाप्त होने के बाद विदेश की धरती पर जाकर क्यों? अगर करनी है कोई बात, इंडियन स्टेट की बात भी करना है तो यहाँ बैठकर करनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, 20 साल से सरकार क्या बीजेपी राहुल के बयान को अलग एंगल दे रही है? ये तो सवाल आपसे हो ही चुका था, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देश विरोधी नैरेटिव। हेलो जी, मेरा चौकसी ये अनुरोध है देश आपके माध्यम से, देश के 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी इस स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत में क्या आज भी वो लोग नहीं हैं बहुत जो ये कहते हैं कि ये आजादी हमारी अधूरी है? क्या कंगना रनौत का बयान भूल गए हैं जिन्होंने कहा था कि 2014 में हमें आजादी मिली? असली आजादी क्या है? तो आजादी पे क्वेश्चन मार्क क्या पहली बार माननीय भागवत जी ने लगाया है? आपको उसके रेफरेंस को देखना होगा, और जब तक वो रेफरेंस और स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी ये बहस बेमानी है, क्योंकि ये सब आरोप और प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। देखिए उनका बयान बहुत लंबा है, राहुल गांधी को भी करना यदि मैं उस बयान को यहाँ दोहराऊंगा ना राजीव जी, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि उनका मतलब क्या था मोहन भागवत जी के बयान का। देखिए हम किस व्यक्ति ने बयान दिया, उसी तरह राहुल गांधी के पूरे बयान का मतलब निकाला जाएगा तो कुछ और होगा। जो एक राष्ट्रभक्त संस्था चलाती है उसका बयान को हम देश हित के खिलाफ तो नहीं कह सकते। जिस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त किया है वो शायद स्वतंत्रता को पार्ट को और उज्ज्वल बताना चाहते होंगे कि ये स्वतंत्रता जो अब है आई, ये स्वतंत्रता शायद उज्ज्वल है पहले की तुलना में, तो वो बताएं तो उनको क्लियर करना चाहिए, या हमारा अलग इश्यू है। लेकिन हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने स्वतंत्रता को गाली। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं के बयानों को अपने हिसाब से देख रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कि किसने किस आधार पर और क्यों बयान दिया है, उसका मतलब क्या है।
शायद इसीलिए वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन सियासत है और सियासत में सियासतदारों को दिखता है किसी के बयान को किस हिसाब से बोला जाए, कैसे तोड़ मरोड़ कर उसका उपयोग किया जाए ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके, तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये तो जनता बताएगी कि किसके बयान का उसने समर्थन किया, किसके बयान को इग्नोर किया। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए सब इजाजत और आप देखते ही अनारी टीवी। नमस्कार।